अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटी 307 के पास्ट पेपर्स 2019 के अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, उनको हम वन बाय वन देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। इस साल हमारे पास टोटल जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, 4 नंबर हर क्वेश्चन की मार्किंग थी। और पहला सवाल था कि राइट ब्रीफली अबाउट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जो कि अलाउ करता है न्यू क्लासेस जो है वो एग्जिस्टिंग क्लासेस से क्रिएट की जा सकें बाय एक्सटेंडिंग एंड रिफाइनिंग द कैपेबिलिटीज़। कि जो पहली मेन क्लास होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास होती है, उसको आप एक्सटेंड करते हो, एक्सपैंड करते हो, उसको इंक्रीज़ करते हो, कुछ न्यू चीज़ें ऐड करते हो और कुछ उसी के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं उनको रिफ़ाइन करके, मतलब उनको बेहतर बना के नई क्लासेस उनसे आप बना लेते हो कि पहले वाली भी मौजूद रहती हैं और एक नई क्लास भी बन जाती है जिसके अंदर पहले वाले की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ नए एडिशनल फीचर्स होते हैं और कुछ जो पहले वाले ही फीचर्स होते हैं उनको बेहतर करके, उनको चेंज करके, ज़्यादा शार्प करके उसको नई क्लास के अंदर रख दिया जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसको आप बेस क्लास का नाम भी देते हो, पेरेंट क्लास का नाम भी देते हो और सुपर क्लास का नाम भी देते हो। और जो न्यू क्लासेस होती हैं उनको आप ड्राइव्ड क्लासेस का नाम भी देते हो, चाइल्ड क्लासेस का नाम भी देते हो या सब क्लासेस का नाम भी आप उन्हें देते हैं। इसके जो टाइप्स के अंदर बात करें तो पहली टाइप हमारे पास आती है सिंगल इनहेरिटेंस। कि इसके अंदर एक सब क्लास जो है वो एक सिंगल सुपर क्लास यानी एक चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट क्लास से ड्राइव की जाती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है कि एक जो है वो चाइल्ड क्लास वो एक से ज़्यादा सुपर यानी पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट की जाए, तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर आती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर एक क्लास जो है, एक सब क्लास है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ सुपर क्लास विच इज टर्न इन टर्न इज ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम अनदर क्लास एंड सो ऑन। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस लेवल की इनहेरिटेंस जो होती है, यानी एक मेन क्लास है, उससे एक नई क्लास बनाई गई, फिर उससे आगे एक तीसरी क्लास, फिर उससे आगे एक चौथी क्लास, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे एक क्लास से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अ क्लास हैज अ नंबर ऑफ सब क्लासेस विच ईच ऑफ विच में हैव सबसीक्वेंट सब क्लासेस। यानी कि एक हायरार्की बनी हुई है कि नंबर ऑफ सब क्लासेस हैं, उनका आगे फर्दर फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एक सब क्लासेस उनमें से निकलती हैं, फिर उनमें से और निकलती जाती हैं और ये एक ट्री बन जाता है। यानी एक पेरेंट है, पेरेंट के 3 बच्चे हैं, फिर हर बच्चे के 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो ये क्या है? एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन रही है। फिर एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है जो कि मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को मिलाकर एक बनाई जाती है, उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। स्टिल अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज भी आप लाइक कर दीजिए और आपका कोई भी सवाल हो तो ये आप देख सकते हैं, लिंक facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल, यहाँ पर आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं और आपकी बात का टाइम पे जवाब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था कि राइट ब्रीफ अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। तो सो बाइंडिंग क्या होता है? बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मेथड कॉल टू मेथड बॉडी इज नोन एज बाइंडिंग। कि आपका एक फंक्शन है तो उसकी जो कॉल है वो उसकी बॉडी के साथ जब लिंक होती है तो इसे हम बाइंडिंग कहते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक बाइंडिंग और एक होती है डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग क्या है कि व्हेन कंपाइलर एक्नॉलेज ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन। कि जब एक कंपाइलर जो है वो एक्नॉलेज कर रहा होता है तमाम इंफॉर्मेशन जो कि फंक्शन कॉल के लिए चाहिए होती है और ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। कि कंपाइलर पहले ही हर चीज़ जो है वो रिक्वायर कर रहा है तो उसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। एज ऑल द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन आर नोन बिफोर द रन टाइम, it increases the program efficiency and it also enhances the speed of execution of the program। किस कंपाइलर जब आप एक क्लिक करते हैं, प्रोग्राम आपने सी प्लस प्लस में लिखा या आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर कहीं पर भी आपने एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखा है तो आपने उसको रन करना है, तो रन करते हुए कंपाइलर अभी जो उसको रन करने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को बुला लेता है, इकट्ठी करता है
और जो लिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं उनको आपस में लिंक कर लेता है ताकि जल्दी से वो आपको आउटपुट दिखा दे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है कि वो जल्दी से प्रोग्राम रन हो जाता है। और इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग मेक प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट बट इट डिक्लाइन द प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन प्रोग्राम को ये एफिशिएंट तो बना देता है लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। क्यों? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन कॉलिंग आर प्री डिफाइंड इन द प्रोग्राम, कि पहले ही वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू रख ली गई है। तो उससे क्या होगा, वो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, तो अब आप नई वैल्यू दरमियान में ऐड नहीं कर सकते, तो इसे हम फ्लेक्सिबिलिटी का नाम नहीं देते। स्टैटिक बाइंडिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ कोडिंग, के कोडिंग के वक्त ही स्टैटिक बाइंडिंग बना ली जाती है। इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से आप कह रहे हैं कि आप कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें आपने हार्ड कोड एक्स इक्वल 5 लिख दिया और वाई इक्वल 7 लिख दिया। अब हज़ार दफ़ा प्रोग्राम आप लिखें तो वो एक्स 5 ही रहेगा और वाई 7 ही रहेगा। ये आपने स्टैटिक बाइंडिंग कर दिया। ठीक है। ओवरलोडिंग फंक्शन और एन ऑपरेटर्स आर द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग हम इसे कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग। कॉलिंग अ फंक्शन और असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल एट रन टाइम, के जब वो चीज़ रन हो तब हम उसको वैल्यू असाइन करें हर एक वेरिएबल को, and this is called dynamic binding. And dynamic binding can be associated with runtime polymorphism and inheritance in object oriented programming. Dynamic binding make execution of the program flexible as it can be decided what value should be assigned to the variable and which function should be called at the time of program execution. तो ये flexible होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास चांस होता है कि हम रन टाइम के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकें कि हम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू रखवा सकते हैं और कौन से फंक्शन को कॉल करना है और कौन से को नहीं करना। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट रन टाइम। जिस तरह का अभी पीछे आपको देखा कि आपने शुरू में ही x5 और y7 ले लिया स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर, तो हार्ड कोड वैल्यू है। दूसरा, आप वहाँ पे क्या करते हो, सी इन करवाते हो यूज़र से कि रन टाइम पे यूज़र इनपुट वैल्यू, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो ये डायनामिक बाइंडिंग के अंदर चला जाता है। ये एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है एज कम्पेयर टू डायनामिक बाइंडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफाइड मेथड एंड यूनिफाइड मॉडलिंग। तो यूनिफाइड मेथड क्या है कि इट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस एंड यूज केस ड्रिवन and include process which includes the support for unified modeling language through the use of UML is, though use of UML is not required। इसमें यूज केस मेथड के अंदर यूएमएल का यूज तो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये उसको सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरे एंड पे हमारे पास जो आती है वो आती है यूनिफाइड मॉडलिंग। It is the used for specifying, visualizing, constructing and documenting the primary objects of the software system, कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उनके जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसके लिए यूज़ होता है। इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड करेक्टराइजिंग, कि ये डिज़ाइन करने और करेक्टराइज करने में किसको, स्पेशली दो सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट आर इन दैट इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, कि ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये उनको डिज़ाइन और करेक्टराइज करने में हेल्पफुल साबित होता है। इट डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या होती है। सो एग्रीगेशन इज बेसिकली कि द रिलेशनशिप वेयर अ चाइल्ड क्लास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पेरेंट, कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक एक पेरेंट क्लास है क्लास और एक स्टूडेंट क्लास है चाइल्ड के तौर पर। अब आप पेरेंट क्लास को डिलीट कर दें, स्टूडेंट स्टिल भी एग्जिस्ट करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेशन लिंक डजेंट स्टेट in any way that class A owns class B, nor that there is a parent child relationship। कि ये एग्रीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि पेरेंट और चाइल्ड में रिलेशनशिप है या ए जो है वो बी को ओन करता है, ए क्लास जो है वो बी की सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। ठीक है। When parent class deleted, all its childs are being deleted as a result between the two। Actually, it's quite opposite, कि ऐसा नहीं होता कि आप पेरेंट को डिलीट करो तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए। एग्रीगेशन में ये सब नहीं होता। एक्चुअली quite opposite। Aggregation link usually used to stress the point that class A instance is not exclusive container of class B instance, as in fact the same class B has another container।
कि इसमें क्या होता है कि क्लास ए जो है वो उसका बी का इंस्टेंस नहीं है, या ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज द रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट। लाइक हाउस है और रूम है, तो हाउस जो है वो पेरेंट क्लास है, रूम जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो रूम कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेट टू अ हाउस, रूम विदाउट हाउस के सेपरेटली अपनी इंडिपेंडेंसी नहीं रखते। we should be more specific and use the composition link when in case where the addition to the part of the relationship between class A and B, ये एक strong life cycle dependency होती है between two classes, meaning when class A is related class B is also related as a result। like एक person है तो हेड भी उसका हिस्सा है, हैंड भी है, लेग भी है, तो हाथ सर या पाँव आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता आपके इंसान के। अब आप क्या है कि जाओ और मार्केट से टांगे अवेलेबल हैं, बंद होंगी तो वो चेंज करवा लो, रिप्लेस करवा लो, नहीं, ये दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू अनदर। क्योंकि पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, आप इसको इंडिपेंडेंटली अलहदा से नहीं कि अपनी आइडेंटिटी रख सकते। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड इज यूएमएल, व्हाई वी यूज इट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। UML stands for Unified Modeling Language, is a standard general purpose visual modeling language in the field of software engineering। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्पेसिफाई कर सकें, विजुलाइज कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें और डॉक्यूमेंट कर सकें प्राइमरी आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो बेसिक प्राइमरी चीज़ें होती हैं हम उनको विजुलाइज कर सकें, उसकी फंक्शनैलिटी को डेवलप कर सकें और डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। ये हमें हेल्प करता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट होता है, इट हेल्प्स in designing and characterizing especially those software system that incorporate the concept of object orientation। it describe the working of both hardware and software system। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसका प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई करूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।